चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने देख लिया था कंट्रोल स्टेटमेंट में सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया, इटरेशन स्टेटमेंट भी हमने पढ़ लिया, फॉर वाइल डू वाइल। तीसरा हम आज पढ़ने वाले हैं जंप स्टेटमेंट, जिसमें से आप लोगों ने देखा रिटर्न तो हमने यूज किया हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में हम रिटर्न करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ देखिए ब्रेक और कंटिन्यू। आज जो जो पहला प्रोग्राम हम करेंगे उसमें हम देखेंगे ब्रेक करना और कंटिन्यू करना। इस स्टेटमेंट को आप प्रोग्राम में देखिएगा, जो लास्ट प्रोग्राम था हमारा डू वाइल, नेस्टेड डू वाइल है ना। तो नेस्टेड डू वाइल का ही हम यहाँ पर देखेंगे, उसके जस्ट बाद वाला एक प्रोग्राम। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर देखिएगा, सिंपल हमने सबसे पहला काम क्या किया हुआ है, हमने इंक्लूड किया हुआ है आईओ स्ट्रिंग, जो कि हमेशा करते हैं हम लोग। फिर दूसरा, इसके बाद हमने एक और फाइल, हेडर फाइल इंक्लूड किया, देखिएगा हैश इंक्लूड, और इसमें दिया हमने math.h। मैथ्स के कुछ फंक्शन हम यूज करेंगे, h से मतलब होता है हेडर फाइल है ना, मैथ डॉट। लेकिन अब कुछ नए, अगर ये काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर याद रखिएगा हमको ये मैथ में सी भी ऐड करना पड़ सकता है ना, क्योंकि अब इस फाइल का रीनेम हो गया एक तरह से, मान के चलो। तो ये math.h की जगह हो सकता है कहीं पे अगर एरर आ जाए इसकी वजह से, तो इसमें एक एक्स्ट्रा सी है ना, जैसे मैं लगा दूं ये इस तरह से सी मैथ्स है ना, ये यूज करेंगे। अभी चेक कर लेते हैं, अगर नहीं आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको अब जो नए, अब आगे चल के जितने भी एडवांस हम प्रोग्रामिंग करेंगे उन सभी में कहा गया है कि सी ऐड करो। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, फिर यहाँ पे यूजिंग, ये भी याद रखिएगा, ये भी नेम स्पेस, ये आपको हर समय जोड़ना ही जोड़ना है, std। फिर हम इंट मेन, और खास ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब भी आप करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो करली ब्रैकेट क्लोज, उसको रिमूव नहीं करना है ना। आप टाइप करते वक्त रिमूव कर दिया या ध्यान नहीं दिया, जो स्टार्ट हुआ ऑटोमेटिक क्लोज अपने आप बन जाता है, तो उसको छूना नहीं है, यानी कि छेड़ना नहीं है कि उसको हटा दो, आगे टाइप करेंगे। कभी भी करली ब्रैकेट अगर आप हटा देंगे तो बाद में लगाने के लिए आपको बहुत दिक्कत जाएगा, है ना। किसके लिए लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, इस तरह की बहुत कंफ्यूजन होंगे। तो उससे अच्छा जो चीज पहले लिखना है उसको लिख दो, उसको हटाना नहीं। दूसरा रिटर्न भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे, रिटर्न 0, तब उसको ध्यान देना। यानी जब भी आप देखोगे ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, देखो ये क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इतना अच्छा हेल्प तो मिलता ही है। तो वो चीज ध्यान देना, जितना भी करली ब्रैकेट लगा है उसमें एक क्लिक करके देखना वो नीचे वाले से लिंक है क्या है, और कौन सा कहाँ पे क्लोज हो रहा है ये भी देखो, है ना। कौन सा ब्लॉक का आपने हटा दिया वो सब चीज चेक करना पड़ेगा फिर। दूसरा यहाँ पे देखो वर्ड यूज हो रहा है डबल, है ना। डबल ये किस लिए, फ्लोट, फ्लोट पढ़ा था ना हमने, डेसिमल वैल्यू के लिए ना। तो ये डेसिमल से बड़े वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर आपको स्टोर करना है तो डबल यूज करना होगा। हर किसी का एक लिमिट है, हर किसी का। जैसे आप देखिए घरों में हम कोई भी चीज, जैसे घरों में जैसे बाल्टियां होती हैं, छोटे छोटे डब्बे होते हैं किचन में, जैसे आप देखो तो क्या होता है, हर एक डब्बे का अलग अलग साइज होता है ना चीजों को रखने के लिए। वैसे ही यहाँ पर ये जो हमारा डेटा टाइप है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, है ना, इन सभी का अपना एक साइज लिमिट है, याद रखो। बिना साइज के ये भी नहीं है, क्योंकि ये सारे क्या करते हैं, ये सारे जो हैं ये हमारे मेमोरी में स्पेस बनाते हैं, याद रखिएगा। जैसे ही आप कंपाइल करके रन करते हैं, ये जो इंट मेन के अंदर जो आपने बनाया, ये सभी चले जाते हैं मेमोरी में। मेमोरी से क्या मतलब हुआ, रैम, है ना, हमारा रैम। आप सभी अगर जो नए स्टूडेंट उनको नहीं मालूम तो उनको इतना मालूम है, मोबाइल में क्या होता है, रैम, है ना। हम मोबाइल भी तो खरीदते हैं, यूज करते हैं, तो सभी आजकल जो भी मोबाइल खरीदने जाता है तो जाकर यही पूछता है ना, या चेक करता है कि भाई कितना रैम है, कितना स्टोरेज है, कम से कम ये तो देखते हैं स्क्रीन साइज कितना है ना। तो रैम हमारा मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी। और जो भी चीज हमारा स्क्रीन पे दिखाई देता है वो सारी चीजें कहाँ पर सबसे पहले ओपन होती हैं, रैम पे। यानी सबसे पहले जो उसको स्पेस मिलता है वो रैम पे मिलता है। तो हम जब भी रन करेंगे, ये ऊपर की चीजों को छोड़ दो, करली ब्रैकेट के नीचे की चीजों को छोड़ दो, लेकिन जो इसके अंदर है इंट मेन के अंदर, जब वो रन होता है तो वो सीधा कहाँ जाता है, रैम पे। तो हमने जो ये वेरिएबल बनाया, डबल बोलकर, इंट बोलकर,
है ना, फ्लोट बोलकर, ये सभी कहाँ पर स्टोर होंगे, रैम के अंदर। और रैम आप सभी जानते हैं एक साइज लिमिट होता है उसका, है ना, हर रैम का अपना एक साइज लिमिट है, कोई 2 GB का होता है, कोई 6 GB का होता है। रैम इसी तरह से आता है ना, मोबाइल में भी, कंप्यूटर में भी वैसे ही। तो और उसका बहुत कॉस्टली होता है, आप सभी को याद होना चाहिए, रैम बहुत कॉस्टली मेमोरी है, ठीक है। तो हमको हमेशा अपना रैम में स्पेस बचाना होता है, तो वो सब चीज सोचकर करना होता है। तो ये जो डबल डबल किस लिए, जैसे मैं दिखा दूं, जैसे यहाँ पर समझो 1.2 3 4 5, ये जो डेसिमल पॉइंट्स है ना, इसको स्टोर करने के लिए, है ना। तो नॉर्मल समझ लो इतने छोटे से के लिए फ्लोट ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप ठीक है, लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा हो, है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अगर बहुत बड़ा डेसिमल हो डॉट के बाद के नंबर, तब फ्लोट स्टोर नहीं कर सकता उतने बड़े डेसिमल पॉइंट्स को। कौन स्टोर कर सकेगा फिर, डबल, है ना, तब के लिए, तब इस तरह से। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करने का जरूरत पड़ रहा है, तब डबल वर्ड यूज करो, यानी डबल डेटा टाइप को इस्तेमाल करो, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम है, और आप सभी को मेरे ख्याल से मैथ्स में पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट्स बहुत होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने क्या लिया, डाटा टाइप डबल, ताकि जो डेसिमल पॉइंट्स बहुत ज्यादा आएंगे उसको हम स्टोर कर सकें, ठीक है। तो इसलिए डबल, और डबल में हमने क्या क्या वेरिएबल बनाया, देखो नंबर और एक एस क्यू रूट बोलकर, है ना, स्क्वायर रूट बोलकर दो वेरिएबल हमने बता दिए। और सिंपल यहाँ पे सी आउट हमने कर दिया, और यहाँ पर एंटर एनी नंबर ऑफ numbers and a zero to stop। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो भी नंबर हम टाइप करेंगे वो तो ठीक है ना, उसका वो क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकाल देगा, कोई सा भी हम नंबर टाइप करेंगे तो। लेकिन अगर आप जीरो टाइप करोगे तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो टाइप करते ही प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जीरो टू स्टॉप, एंटर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने किया एक वाइल लूप, देखिए वाइल लूप स्टार्ट किया, और यहाँ पर इस वाइल लूप के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ आपके प्रोग्राम में, देखो वन। वन से मतलब ट्रू, वन का क्या मतलब है, ट्रू, या तो ट्रू भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से ट्रू भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ट्रू से ये मतलब होगा इसका कि इस वाइल लूप का कोई लिमिट नहीं है। मतलब जैसे याद होगा हमने पिछले कई 2 3 जो लूप पढ़े, उसमें हमने किसी को 20 टाइम्स चलने के लिए, किसी को 5 टाइम्स चलने के लिए, किसी को 10 टाइम्स चलने के लिए लूप बनाया। लेकिन यहाँ पर मैं उसको वन का मतलब एक बार चलने के लिए नहीं, उसको अनलिमिटेड टाइम दे रहा हूँ। मतलब ये चलता ही रहेगा राउंड राउंड, ये गोल 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 घूमता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जीरो टाइप करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, तो मुझको यहाँ पर एक कंडीशन डालना पड़ेगा भाई कि जीरो डालूं तो प्रोग्राम बंद हो जाए, है ना। हमेशा याद रखना, लूप में कभी भी हमको उससे बाहर निकलने का रास्ता बनाकर ही रखना होगा। अगर आपने रास्ता नहीं बनाया उससे निकलने का, तो आप उसमें फंस के रह जाओगे, और होगा क्या, आपका प्रोग्राम, आपका कंप्यूटर क्रैश कर देगा, क्योंकि ये चलता जाएगा और मेमोरी को इतना बिजी कर देगा कि कंप्यूटर हो सकता है हैंग हो जाए, रुक जाए, है ना, इस तरह से अटक जाए। तब आपको एक ही मौका मिलता है, फिर रीस्टार्ट करो कंप्यूटर, है ना। तो इसीलिए लूप से बाहर निकलने का हमको हमेशा क्या करना है, एक कंडीशन बनाकर रखना। तो यहाँ पर हमने अभी तो डिस्प्ले में डाला कि मैसेज, क्योंकि मैसेज भी तो देना जरूरी है ना, कि जीरो डालोगे तो बंद होगा। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और इसके अंदर मैंने सी इन किया, देखिए इसके अंदर सी इन किया किसको, नंबर को। मैं कोई भी नंबर टाइप करूंगा वो स्टोर किस में होगा, नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कंडीशन डाला, इफ नंबर डबल इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन डाला, अगर नंबर वन क्या है, जीरो है, नंबर वन से मतलब नंबर अगर जीरो है तो करना क्या, ब्रेक। देखिए ये ब्रेक का कमांड क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर यूज होता है, ठीक है। ब्रेक कहाँ यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर, और लूप को ब्रेक करने के लिए, यानी कि समझ लो एक तरह से तोड़ने के लिए ना, यानी लूप जो चल रहा उसको आपने तोड़ दिया, अब लूप नहीं चलेगा। तो ये वही काम करेगा, क्या कर देगा, एक तरह से आपका लूप बंद कर देगा। तो मैंने क्या बोला, जीरो टाइप किया तो बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहां पर फिर मैंने कंडीशन डाल दिया, देखो इफ नंबर लेस देन जीरो, अगर आपने
हो सकता है नेगेटिव नंबर डाल दो, है ना। स्क्वायर रूट देखो याद रखना कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता। एक्सेल में भी हमने पढ़ा था SQRT, याद है SQRT बोलकर। तो स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं निकाला जाता। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, अगर नंबर क्या होगा लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर हमने डाल दिया करली ब्रैकेट और इसके अंदर मैंने लिखा सी आउट, और यहाँ पे न्यू लाइन के साथ हमने लिखा SQ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैन नॉट फाउंड। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैसेज, सिंपल मैसेज प्रिंट करवाया। और साथ ही इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, कंटिन्यू। अब इस कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, ये उस चीज को स्किप कर देगा। समझ लो हमारा ये प्रोग्राम एक नॉर्मल, याद होगा पिछला प्रोग्राम हमने बनाया था, क्या प्रोग्राम बनाया था हमने, 5 बार स्टार प्रिंट करना बनाया था, है ना। 5 बार स्टार प्रिंट करना। दूसरा हमने बनाया था फाइव टाइप किया तो 5 का मल्टीप्लीकेशन टेबल, 6 का, 7 का, कितनी बार, 5 बार। तो मान के चलो कोई लूप हमने बनाया, और वो लूप हमने बनाया कि भाई 1 2 3 4 और 5 नंबर प्रिंट करना है। एक लूप मैंने बनाया जिसमें ये 1 2 3 4 5 स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो मैंने अगर बोला कि भाई अगर जैसे ही 3 हो जाए, है ना, जैसे ही 3 नंबर प्रिंट होगा तो क्या कर देना, कंटिन्यू। ठीक है, 3 नंबर आने पे क्या कमांड मैंने डाल दिया, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करेगा, वो इस 3 को स्किप कर देगा, इसको छोड़ देगा। कंटिन्यू कमांड क्या करता है, उस पोर्शन को छोड़कर आगे बढ़ा देगा। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि 3 आए तो क्या करना, ब्रेक, है ना, ब्रेक कर देना। तो ब्रेक कर देने का क्या मतलब होगा, जैसे ही 3 आएगा वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, स्टॉप, है ना। ब्रेक कमांड क्या किया, ये लूप 5 बार चलना था तो उसने क्या किया, जैसे ही 3 आया बंद हो गया। लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, अगर 3 आएगा तो वो इस वाले लूप को, थर्ड नंबर के लूप को स्किप कर देगा, छोड़ देगा, और पहुंच जाएगा कहाँ, फोर्थ में, फिफ्थ में। मतलब आंसर क्या आएगा, 1 2 4 5, ऐसे आंसर। तो कंटिन्यू क्या करता है, जंप कर जाता है उस लूप से, उस पोर्शन को वो छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर नंबर मैंने टाइप किया लेस देन 0 तो कंटिन्यू, मतलब मैंने जो लेस देन नंबर टाइप किया उसको छोड़कर फिर से आगे बढ़ जाओ। मतलब मुझको कहां पहुंचा देगा, फिर से वो एंटर एनी नंबर ऑफ नंबर्स एंड 0 टू स्टॉप, यहां पर पहुंचा देगा, है ना। तो ये क्या करता है, कंटिन्यू आपको उस पोर्शन को छोड़कर अगला लूप में भेज देगा। जिस लूप में भी हो गए उसको छोड़कर क्या करता है, वो नेक्स्ट में पहुंचा देगा, सेम रिकॉर्ड को छोड़ देगा। और ब्रेक क्या करता है, ब्रेक क्या करेगा, पूरा का पूरा लूप ही स्टॉप कर देगा। देखेंगे यहाँ पे रन करेंगे तो और अच्छे से देख लेंगे। तो ये कंटिन्यू, और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया SQ रूट इज इक्वल टू SQRT। देखिए फंक्शन में यूज कर रहा हूँ मैथ्स का, याद है एक्सेल में यही था ना फंक्शन, सेम नाम से देखो फंक्शन है ये। और ये जो फंक्शन है ये तो हमने वेरिएबल बनाया था, याद होगा ऊपर ही देखो, है ना। इसको मैं सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पर भी रेड कलर से सेलेक्ट हो गया, ध्यान देना। तो ये SQRT, ये जो फंक्शन है किसके अंदर लिखा हुआ है, ये math.h के अंदर लिखा हुआ है ना। अगर मैं ये लाइन इंक्लूड ना करूं तो ये इसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला स्क्वायर रूट फंक्शन का इस्तेमाल करो, और जो भी मैंने नंबर टाइप किया नंबर में, उसका स्क्वायर रूट निकालकर किसमें स्टोर कर दो, SQ रूट में। और फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने सी आउट कर दिया और बोला SQ, यहाँ पर न्यू लाइन, SQ रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू SQ रूट। तो हमने यहाँ पर नंबर का क्या स्क्वायर रूट है वो आपको यहाँ पे इक्वल करके बता देगा। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं। सिंपल, मैं यहाँ पे Ctrl+S सेव कर लिया करना कभी भी, फिर F9 करना। ये मैंने F9 किया, उसको एरर आया यहाँ पर, फाइल थोड़ा यहाँ नीचे देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये।
एट द एंड ऑफ इनपुट, सेमीकोलन शायद मैंने कहीं नहीं लगाया, देख लेते हैं। देखो ये एंड पे सेमीकोलन नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ये नीचे आपको एरर शो करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत अच्छे से अगर कमांड समझ में ना आए क्या लिखा हुआ है, तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर देखो सेमीकोलन ब्रैकेट बना हुआ सिंबल से तो पता चल जाएगा कि हाँ ये सिंबल के लिए बोल रहा है, कहीं सेमीकोलन के लिए या करली ब्रैकेट के लिए तो कुछ तो बोल रहा है। और अगर आपका ये नीचे वाला पोर्शन नहीं आता है तो व्यू में जाना, ये व्यू दिया हुआ है और व्यू में लॉग्स, इसको टिक कर देना, तो वो फिर शो करने लगेगा अगर किसी का नहीं दिखेगा तो। और दूसरा चीज, ये कई दफा इस तरह से नीचे की तरफ होता है, ये बहुत ज्यादा नीचे इस तरह से। तो देखो ये जो लाइन है इसमें मैं माउस पॉइंटर रखता हूं तो देखो ये डबल लाइन यानी डबल एरो में बदल रहा है ना, तो इस पे ध्यान देना, ऐसे डबल एरो में बदलना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिटर। ये स्क्रीन को क्या करता है, स्प्लिट करता है, जिसके ऊपर मैं माउस पॉइंटर रख रहा हूँ वो, इसको पकड़कर फिर मैं ऊपर करता हूँ, देखो वो पोर्शन दिखने लगा, ठीक है। तो ये स्प्लिटर लाइन है जिससे हम स्क्रीन का रेशियो छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल एस करता हूँ, F9 करता हूँ, अभी भी एक एरर दे दिया यहाँ पर, कहाँ पर, नो, अच्छा ये एक्स्ट्रा लग गया, F9 कंट्रोल एस F9 और ये आ गया। ध्यान रखना जितनी जल्दी आप अपने मिस्टेक्स को पकड़ोगे उतना जल्दी आप अपना एरर हटा पाओगे, है ना। तो टाइपिंग मिस्टेक को तो सबसे ज्यादा अच्छा हो कि जल्दी से जल्दी आप फाइंड कर सको। बाकी फिर जो दूसरा तरह का एरर होता है, जो रन टाइम एरर आता है कि भाई क्या मैसेज आ रहा है स्क्रीन पे, ये ऐसा क्यों काम कर रहा है, वो एरर ढूंढना थोड़ा अलग होता है। लेकिन टाइपिंग मिस्टेक को तो बहुत अच्छा होगा कि आप जितना जल्दी पकड़ सको। अब यहाँ पे सिंपल मैसेज आ रहा है, देख सकते हो, एंटर एनी नंबर ऑफ नंबर्स एंड अ जीरो टू स्टॉप। तो कोई भी नंबर मैं टाइप करता हूँ, देखो 3 एंटर करता हूँ, देखो ये 3 का आप सभी को याद होना चाहिए, बचपन में मैथ्स में सबसे पहला 3 का स्क्वायर रूट पढ़ाया जाता है। तो ये आ गया, देखिए। फिर एंटर किया, फिर कोई और नंबर टाइप किया, एंटर किया, देखिए 4 का आ गया। फिर एंटर करके फिर कोई दूसरा नंबर लिखता हूँ, ये। तो इस तरह से आपका स्क्वायर रूट। अब मैं यहाँ पे, अभी देखो मेरा कर्सर कहाँ पर है, ठीक इसके बाजू में है ना, मुझको यहीं पे मैं टाइप करूं तो देखो वो उसी के साथ जुड़ गया जैसा लगेगा यहाँ पर, देखो ये मुझको, या फिर एंटर करके मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, तो इसी की जगह पे चलो, देखो मैं 0 लिखकर एंटर करता हूँ, ये बंद हो गया, देखो, है ना। मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस ले आता हूँ, ये लास्ट में एंडल भी लिख देता हूँ, चलो, है ना, एक्स्ट्रा एंडल हम लिख देंगे तो क्या होगा, इसके बाद का वो चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, एंड एल। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर से मैं रन करता हूँ F9, और फिर यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं, ये मैंने 4 लिखा, एंटर किया, देखो कर्सर अब इसके बाजू में नहीं आ रहा, नीचे आ गया। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि एंडल का क्या यूज है। तो वो कर्सर को देखो नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा दिया, कोई और नंबर लिखा, और यहाँ पर देखो ये वाला लाइन सिर्फ एक ही बार आया ना, बार बार नहीं आ रहा। तो आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट करके एक नया लाइन उसके अंदर ऐड भी कर सकते हो, लूप के अंदर, है ना। ये माइनस, चलो मैं लिखता हूँ 3, एंटर करता हूँ तो देखो लिखा हुआ आ रहा है, एसक्यू रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैन नॉट फाउंड। तो नेगेटिव नंबर का नहीं मिलेगा, तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा फिर ये आगे बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, मतलब मैंने नेगेटिव नंबर दिया, उसने क्या किया, बोल दिया मैसेज नहीं होगा, यानी यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया उसने, उसको छोड़ दिया और मुझको आगे बढ़ा दिया। और मैं यहाँ पे फिर कोई और नंबर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए तो मैं अभी तक बंद नहीं हुआ। तो ऐसे हम कंटिन्यू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कोई एरर आया तो उसको छोड़ दो और आगे बढ़ा दो, है ना। कंटिन्यू का कैसा इस्तेमाल करेंगे हम, कोई अगर अचानक एरर आया तो उसको छोड़कर आगे, जैसे आप लोग देखो पुराने प्लेयर्स में कैसा होता था, सीडी प्लेयर वगैरह, गाने वगैरह सुनते थे, तो कोई गाना चलते वक्त अगर कुछ डिस्टरबेंस आता था तो वो क्या करता था, उस गाने को छोड़ देता था और नेक्स्ट गाने को प्ले करना स्टार्ट कर देता था, है ना, क्योंकि उसमें डिस्टरबेंस आ गया। वही सेम चीज यहाँ पर, अगर कोई डिस्टरबेंस आया, जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव नंबर वाला आया तो वो डिस्टरबेंस है, तो वो जैसे ही आया उसको छोड़ दो और फिर आगे बढ़ा दो। तो वही चीज यहाँ पर। और 0 टाइप करने पे ब्रेक, ब्रेक से क्या मतलब हुआ, वो लूप को बंद कर देता है, तो उसने बंद कर दिया और हम बाहर आ गए। तो इस तरह से ऐसे यूज करते हैं, और ये दोनों हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, लूप के लिए, ठीक है।
तो ये लूप के लिए यूज होता है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास गोटू का भी एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ा आगे है। चलो मैं पहले गोटू को बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद वाले प्रोग्राम के जस्ट बाद में है, लास्ट वाला आपके पेज में जो लास्ट प्रोग्राम है वो गोटू वाला, तो पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये इसके पहले वाले को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, एक न्यू, कंट्रोल एस, क्लास 9.3। तो यहाँ पर किस तरह से गोटू याद है ना आप लोगों को, हमने पढ़ा था, कई दफा पढ़ा हमने, जंप करने के लिए पढ़ा था ना, किसी खास लोकेशन पे जंप करवाना, है ना। नोटपैड से स्टार्ट हुआ है गोटू पढ़ना, याद होना चाहिए आप लोगों को। नोटपैड में भी दिया था, नोटपैड में किसी लाइन पे जंप करने के लिए दिया था। तो यहाँ पर वही सेम हैश, और कोशिश करो कि आपको ये सारे कमांड बिना देखे लिखने का आदत हो, है ना। ऐसा नहीं कि हर कमांड को हम क्या करें, पेज निकाल कर देखेंगे तभी लिख पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे करोगे तो फिर प्रोग्रामिंग करना मुश्किल होगा। यूजिंग नेम स्पेस std int main सिंपल रिटर्न 0। देखो ये इतना तो हमको फटाफट लिखना आना चाहिए, क्योंकि हर जगह इतना तो लिखना ही हमको, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पेज में जैसे दिया इंट नंबर, एक नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ हमने। दूसरा फिर यहाँ पे मैं जो कैर बोल कर दिया, चलो कैर को भी बना देते हैं, कैरेक्टर ANS। और उसके बाद मैं एक जो स्टार्ट बोल के लिखा है उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं सीधा सी आउट कर रहा हूँ, सी आउट एंटर और नंबर, ठीक है। एक नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, क्यों बोल रहा है देखते हैं। फिर सीन किया हमने, और ये सिंपल हमको नंबर हमने, यानी हम कोई भी नंबर टाइप करेंगे वो स्टोर हो जाएगा नंबर पे। फिर यहाँ पे बोला इफ नंबर परसेंटेज 2, यहाँ पे परसेंटेज का क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है। परसेंटेज से क्या होता है, हाँ परसेंटेज नॉर्मल आप लोग पढ़े हैं, परसेंटेज सिंबल से क्या होता है। सिंपल परसेंटेज निकालना जैसा सुना होगा, या और भी कुछ सुना है परसेंटेज से। आउट ऑड, तो यहाँ पर देखो ये क्या निकाल रहा है, ऑड इवन नंबर है क्या बताने के लिए। देखो इसलिए है ये प्रोग्राम कि एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर मैं जो डालूंगा वो ये मुझको बताएगा कि वो इवन है या फिर ऑड है। देखिए ठीक है, मतलब ये किस चीज का प्रोग्राम है, इवन नंबर ऑड नंबर बताने के, ठीक है। समझ में आ गया। इवन नंबर ऑड नंबर सभी को पता है ना क्या होता है। हम्म, want to exit C in ANS if ANS is equal to double is equal to no n, है ना, और ANS डबल इज इक्वल टू कैपिटल N, याद होगा कैपिटल Y वाला बनाया था, वही सेम चीज है कि भाई आप डबल यानी कैपिटल टाइप करोगे N या फिर स्मॉल n टाइप करोगे तो भी, तो हमने यहाँ पे बोल दिया। चलो यहाँ पे गो टू अभी तो मैं नहीं लिख रहा, चलो ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या क्या हो रहा है, देखो हम इवन ऑड नंबर का पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा है इवन ऑड पता करने का, नंबर परसेंटेज 2। ये कौन सा कमांड है याद होना चाहिए हमको, एक एक्सेल का फॉर्मूला याद है, एक्सेल का फॉर्मूला, एक्सेल है क्या इसके अंदर मेरे पास, चलो यहाँ से निकालता हूँ। याद है किसी को एक्सेल का फॉर्मूला, हाँ कोई सा भी फॉर्मूला याद है कि सब भूल गए। एक्सेल का फॉर्मूला इज इक्वल टू MOD, मोड, क्या याद है ये फॉर्मूला, याद आ रहा है देखा देखा जैसा भी। तो ये क्या करता था याद है किसी को,
हाँ हाँ, डिवाइड करके क्या लाता था? 10 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर आता है 5 ना। लेकिन ये आंसर क्या दे रहा है? 0 इज इक्वल टू मोड 11 को डिवाइड करूं मैं 2 से, तो ये आंसर देता है 1। क्यों देता है पता है किसी को, याद है? हाँ, जैसे कि ये देखो, ये 10, 2, 2 5 इज द 10, और नीचे क्या बचा? 0। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर। तो आंसर है रिमाइंडर, निकालता है मोड, है ना। और इसी तरह से 11 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, तो 2 5 इज 10, रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। तो जिसका भी रिमाइंडर बचता है वो ऑड नंबर होता है ना। 2 से किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो वो होता है इवन नंबर, और जो जिसका भी रिमाइंडर आया तो वो होगा ऑड नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज यही काम करता है ना। हम चाहे तो एक्सेल में भी ऐसा कर सकते हैं, 10%2, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ वहां पर। ठीक है। तो ये इसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस परसेंटेज का। और यहाँ पे मैं नंबर नंबर कुछ भी हो सकता है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर क्या चेक कर रहा है देखो, डबल इज इक्वल टू, यानी कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा क्या वो 0 है, यानी रिमाइंडर, आंसर नहीं, रिमाइंडर जो भी निकलेगा इससे, क्या वो 0 है? अगर है तो वो इवन है, और अगर 0 नहीं है तो वो क्या है? ऑड है। तो ये कर रहा है ये यहाँ पर। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पर। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको डिसेबल कर देता हूँ। ये मैंने स्टार, याद है ना मैंने बताया था, स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इस लाइन को डिसेबल कर दिया। और मैं इसको फिर कंट्रोल एस F9, देखते हैं। अरे एरर आ गया, कहाँ पे एरर आ गया? कुछ रिटर्न का स्पेलिंग, URN 0। ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये आ गया स्क्रीन पे। मैंने टाइप किया, देखो 10, एंटर किया तो देखो मैसेज आ गया, इवन नंबर, है ना। और वहां पर मैंने डू यू वांट टू एग्जिट बोलकर लिखा हुआ था। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कंडीशन कुछ दिया नहीं है ना। तो ये तो बेवजह ही आ रहा है, और कुछ नहीं, कोई मतलब का नहीं है। जैसे मैं, चलो इसको यहाँ से ही डिसेबल कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया। ठीक है। ये एक ही मतलब है, कंट्रोल एस F9, और ये आ गया। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 10, एंटर किया, देखिए इवन। फिर मैं रन करूंगा F9, और फिर उसके बाद नंबर टाइप करूंगा कोई और, जैसे 11, एंटर किया तो ऑड नंबर। मुझको बार बार रन करना पड़ रहा है ना। मैं इसको लूप की तरह कैसे यूज कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हटा देता हूँ, सी आउट, और फिर यहाँ पे इफ लगा देता हूँ, और यहाँ पर इसको भी हटा दिया, और यहाँ पर मैंने डाल दिया कि देखो, डू यू वांट टू एग्जिट बोलकर मैसेज आएगा। यहाँ ANS, इसमें मैं यस या नो टाइप करूंगा तो एग्जिट होना है क्या। मैं अगर एन टाइप करूंगा तो क्या करेगा ये, गो टू स्टार्ट। मैंने बोला गो टू, कहाँ चले जाओ, स्टार्ट पे। और ये स्टार्ट मैं कहाँ पर लिख दूंगा, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा, यहाँ ऊपर। यहाँ पर मैं चला गया, चलो इस जगह पे, और यहाँ पे स्टार्ट और कॉलन लगा दिया, देखो, है ना। यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पर देखो स्टार्ट।
तो ये जंप करने के लिए मैंने बोला कहाँ जंप करो, स्टार्ट पे। जरूरी नहीं कि स्टार्ट लिखना, ये सिर्फ एक वर्ड है, मैंने लिख दिया। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं स्टार्ट वर्ड देना है, ठीक है। अपना नाम भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। ये एक्चुअल में क्या है, ये लेबल। ये जो स्टार्ट मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, लेबल। तो गो टू लेबल, कौन से लेवल पे जाओ, स्टार्ट नाम के लेवल पे। और वो कहां पर है, देखो ये ऊपर। तो ये फिर कर्सर वहां से उठकर यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर एक के बाद एक नीचे जाएगा। देखो कंट्रोल एस F9 सी आउट, ये हो गया F9, कंट्रोल एस F9 और ये आ गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखो जैसे मैंने डाल दिया 4, एंटर किया, देखो डू यू वांट टू एग्जिट, नो, एन दबाया, एंटर किया, फिर से पूछेगा एंटर अ नंबर, मैंने डाला 6, फिर पूछेगा नो, मैंने डाला 9, एंटर। तो देखिए अब मैंने कर दिया यस। यस चाहे लिखो या कोई भी कैरेक्टर टाइप करो, क्योंकि मैंने यस के लिए कोई डाला नहीं है, एंटर किया, देखो अब ये बंद हो गया। तो एक तरह से लूप की तरह ही हो गया ना ये भी। तो ऐसे आप और जरूरी नहीं कि स्टार्ट पे पहुंचाना, आप एंड की तरफ भी लेके जा सकते हो, ठीक है। उसको आगे पीछे जिस तरफ आप स्टार्ट लिखोगे उस तरफ वो चला जाएगा। तो इस तरह से जंप करने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। एक और दूसरा प्रोग्राम है हमारे पास, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये, देखो ये प्रोग्राम हमको नॉर्मली, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो फिर से वही सेम चीज, इंक्लूड स्ट्रीम using namespace std int main return। यहाँ पर मैं सिंपल देखो लिखता हूँ सी आउट, सीधा सी आउट, और मैंने लिखा मेन मेन्यू। दूसरा सी आउट, मैंने लिखा पहला 1.add, सी आउट 2.extraction, फिर सी आउट पे मल्टीप्लिकेशन, सी आउट फॉर डिवीजन, और फिर लास्ट में है सी आउट, चलो 5%। और फिर लास्ट में हमारे पास है सी इन, चलो सी इन तो बाद में देखते हैं हम। ये यहाँ तक कंट्रोल एस F9, और ये सब के सब कैसे आगे देखो, एक के बाजू में एक ना, मेन मेन्यू, फिर ऐड 2 सब्सट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीजन, 5%। अब इसको न्यू लाइन पे लाना है तो /n कर दोगे, है ना, यही तो है, सिंपल /n/n/n इस तरह से, और फिर सेव F9। तो अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आ गया, लेकिन मुझको अब इसको नेक्स्ट लाइन पे ऐसे लाना नहीं था। मुझको क्या चाहिए कि ये इसका जो देखो सी या C++ जितने भी प्रोग्रामिंग होते हैं उसमें ये स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, ये डॉस स्क्रीन है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं कंसोल स्क्रीन, कंसोल, है ना। डॉस बेस्ड स्क्रीन को क्या कहते हैं, इस ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन को कंसोल स्क्रीन। और इसका एक साइज है, जो ये देखो ये यहाँ पर, ये जब भी हम इसको ओपन करते हैं, देखो जैसे फिर से मैं रन करता हूँ F9, देखो ये आया, ओपन हुआ। ये इसका एक अपना एक स्क्रीन रेशियो है, यानी कि समझ लो यहाँ पर ये इस तरह से ये हमारा स्क्रीन है, तो ये इसका स्क्रीन कुछ हिस्सों में बटा हुआ है, ऐसे ऊपर से नीचे, ये जैसे टेबल बनता है ना हमारा, टेबल की तरह ये बटा हुआ है ऐसे, और ये इस तरफ
नॉर्मली जो स्टैंडर्ड स्क्रीन है हमारा, ये जो स्क्रीन स्टैंडर्ड स्क्रीन, उसमें कितने रो कॉलम है देखो, 0 से 24, मतलब ये ऐसे कॉलम कितने होंगे, 0 टू ये नीचे की तरफ 0 to 24 रोज है ना, रो 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए कितने 24, यानी 0 to 24 से क्या मतलब हुआ 25 रोज है ना। और ये इस तरफ 0 1 2 3 ये क्या है कॉलन, ये हमारे पास है 79, मतलब हो गया 80। 0 to 79 कितना हुआ 80, और 0 to 24 25। तो ये स्टैंडर्ड साइज है हमारा स्क्रीन का। उसी के हिसाब से यहाँ पर चीजें हम क्या कर सकते हैं, इनको प्लेस कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर अभी देखो ये कहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हो रहा है, ये कॉर्नर से, स्क्रीन के एकदम कोने से, मतलब कहाँ से 0 0 से, 0 0 से, है ना, ये कोना क्या हुआ 0 0। और ये हर चीज हमेशा देखो लेफ्ट हैंड साइड से लगा हुआ हमेशा प्रिंट होता है ना। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, मैं चाहता हूँ ऐसे मिडिल में आए। ये सारे जो मेरे पास मेन्यू है कहाँ पर आना चाहिए, स्क्रीन के बीच में। वही चीज करने का ये प्रोग्राम है कि आप किसी चीज को कहां पर पोजीशन करना चाहते हो, तो आपको यही ध्यान में रखना होगा ये रेशियो। हाँ कुछ स्क्रीन, ये तो स्टैंडर्ड मैंने बोला, लेकिन आपका जो ये स्क्रीन है थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, अलग अलग मॉनिटर के हिसाब से या अलग अलग कंप्यूटर के हिसाब से थोड़ा रेशियो कम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। तो इसको सेट करने के लिए पहले पुराने टाइम पे जो C++ हुआ करता था, पुराना डॉस बेस, तो वहां पर इसको सेट करना बहुत आसान होता था। वहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम चले जाते थे और गो टू XY बोलकर एक फंक्शन था, उसमें हम डाल देते थे कि भाई कितना, कौन से कॉलन में, 20th कॉलन, कौन सा रो 4th। तो ये पहला क्या बताते हैं हम कॉलन, और दूसरा क्या बताते हैं रो। तो मैंने बोला कि गो टू 20,4 और सी आउट करो, तो ये 20,4 यानी कॉलन 20 4th रो में जाकर क्या करेगा, ये मेन मेन्यू को प्रिंट कर देता था। पुराने इतना आसान था, लेकिन अब ये जो नए C++ एडिटर्स वगैरह आए हैं, जब से ये थोड़ा अपडेट हुआ है तब से थोड़ा सा दिक्कत होने लगा है। तो यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा कमांड जो आपको पेज में दिख रहा होगा, ये वाला कमांड हमको लिखना जरूरी है। यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ इंक्लूड, सबसे पहला तो मैंने इंक्लूड किया विंडो, विंडोज.h, विंडोज क्योंकि हमारा स्क्रीन को विंडो कहते हैं ना, उसके स्क्रीन को हमको सेट करना है। और हमने यहाँ पे void go to xy, और यहाँ पे हमने int x int y हमने बनाया, और फिर इसके अंदर हमने बना दिया कॉर्ड, और इसको कैपिटल में ही लिखना जरूरी है कॉर्ड को। फिर उसके बाद हमने दिया C.x इज इक्वल टू x, C.y इज इक्वल टू y। और फिर यहाँ पर जो स्पेलिंग है देखो, स्मॉल कैपिटल का बहुत फर्क है, सेट का S कैपिटल है, कंसोल का C कैपिटल, फिर कर्सर, फिर उसके बाद पोजीशन। तो हम क्या कर रहे हैं, सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, यानी कंसोल स्क्रीन पे हम अपना कर्सर का पोजीशन सेट करना चाहते हैं। तो उसके अंदर हमने किया गेट std हैंडल, std से मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है स्टैंडर्ड। तो हम स्टैंडर्ड हैंडल करेंगे किसका, हम यहाँ पे सेट करेंगे std आउटपुट हैंडल, यानी हम क्या हैंडल करना चाह रहे हैं आउटपुट को, कॉमा C, ये हमने डाल दिया C। और ये C कौन सा C है, ये स्मॉल, ये हमारा ये वाला C। हम यहाँ पर पोजीशन भेज रहे हैं, देखो गो टू XY, हम यहाँ पे भेजेंगे क्या, यहाँ पर हम भेजेंगे विड्थ, और विड्थ कितना 20, तो वो चला जाएगा यहाँ पर, इस पे स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 4 भेजा तो वो इस पे स्टोर हो जाएगा, और उसी पोजीशन पे ये हमको पहुंचा देगा। तो देखो यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, और फिर कंट्रोल S, और मैंने किया F9, यहाँ पर सेमीकोलन, कंट्रोल S F9। और देखो यहाँ पर अब ये मेन्यू कहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था एकदम टॉप में कोने में, अब ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए
तो इस तरह से मैं अब क्या कर सकता हूँ, अब इसका पोजीशन पूरी तरह से चेंज कर सकता हूँ। देखो अब यहाँ पे सभी जगह मैं यही चीज कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे गया पेस्ट, और यहाँ पर चेंज किया 5, फिर यहाँ पे गया पेस्ट, और यहाँ पे कर दिया 6। कॉलन तो मैं वही रखूंगा क्योंकि सेम लाइन पे चाहिए मुझको, और ये मैंने कर दिया 7 पेस्ट, और ये मैंने कर दिया 8, और ये मैंने कर दिया पेस्ट, और ये मैंने कर दिया 8, और यहाँ पर 9। और यहाँ पे सभी जगह से मैं न्यू लाइन जो मैंने डाला हुआ उसको मैं हटा दूंगा क्योंकि मैंने पोजीशन बता दिया ना। ये देखिए पहुंच गया सभी के सभी मिडिल पे। तो ऐसे हम अपना कर्सर का पोजीशन आउटपुट में सेट कर सकते हैं ताकि हम अपने मर्जी के लोकेशन पे चीजों को प्रिंट करें, है ना। ऐसा ना हो कि हर चीज हम यहाँ कोने में ही प्रिंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको कई चीजें इस तरह से सेट करना होता है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको दिखाऊं कि इस तरह से पोजीशन सेट करके आप किस तरह का चीज बना सकते हैं। देखो ये इस तरह से आप बॉक्सेस बना सकते हैं, इस तरह से आप चीजों को अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमको ऐसे सिंपल सा प्रोग्राम नहीं बनाना है, हमको बनाना है तो कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना चीजें। अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो फिर वो किस काम का प्रोग्राम। तो अच्छे दिखने के लिए हमको इस तरह से उसको अलग अलग पोजीशन पे पहुंचाना होगा, और इस तरह से बॉक्स वगैरह भी बनाना होगा। ठीक है, तो बॉक्स बनाना तो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को सही लोकेशन पे पहुंचाना तो सीखें। तो ये प्रोग्राम उसी चीज के लिए है जो आपके पास दिया हुआ है, तो इस प्रोग्राम को बनाकर देखेंगे, है ना। चलो फिर तो ये चीज करके देखते हैं पहले।